देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर में। তোমাদের কাছে রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে? यस मैम। ठीक है। सो देखो हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। अच्छा, तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी कौन है? ইভিনিং ম্যাম। তো ঘুম থেকে বানায় এরকম थोड़ी বলবো। হ্যাঁ, যে বানিয়ে বিক্রি করে, কারোর থেকে কিনে বিক্রি। हाँ, जो फिनिश गुड्स खुद ही बना के बेचता है, मतलब फिनिश गुड्स तक जो पूरा कंप्लीशन है वो खुद ही करता है। और अगर कोई फिनिश गुड्स किसी से खरीद के बेचता है तो वो क्या हो जाता है? ट्रेडर। ट्रेडर, ठीक है। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो सस्ते में चीज दे सकते हैं, ठीक है। जो ट्रेडर होता है वो सस्ते में नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके कंट्रोलिंग में तो ज्यादा कुछ है नहीं। उसके कंट्रोलिंग में है सही सप्लायर से प्रोडक्ट अगर खरीद पाएगा तो हो सकता है सस्ते में दे रहे। बट जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए तो आसान है ना सस्ते में देना, क्योंकि वही रॉ मटेरियल खरीद रहा है, वही बना रहा है, तो वेजेस का खर्चा सारा चीज। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का मतलब जो गुड्स फिनिश गुड्स खुद बना के बेचता है। ट्रेडर का मतलब जो फिनिश गुड्स खरीदते हैं फिर बेच देते हैं प्रॉफिट लगा के, ठीक है। तो ट्रेडर का मतलब, ट्रेडर जो है वो फिनिश्ड गुड्स को पहले क्या करता है? परचेज। फिनिश गुड्स को पहले परचेज कर लिएगा। फिनिश गुड्स मतलब जिसमें हम कुछ नहीं करना है, जो सेलेबल है, ठीक है। फिनिश गुड्स ये लैंग्वेज का मतलब होता है जो पूरा बना हुआ है, इसको हम लोग बेच सकते हैं मार्केट में। जो सेलेबल है वो फिनिश गुड्स होता है। अब चाहे वो जो भी गुड्स हो, ठीक है, वो फूड आइटम हो सकता है कुछ, और फर्नीचर हो सकता है, फिक्सचर हो सकता है, कुछ भी फूड आइटम, पेन पेंसिल स्टेशनरी कुछ भी हो सकता है। फिर अगर हम लोग उसको बेच देते हैं तो हम लोग कौन हो गए? ट्रेडर। और मैन्युफैक्चरर कौन? मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं करता है। मैन्युफैक्चरर पहले क्या खरीदता है? जो भी चीज का वो बिजनेस करके मतलब बेचना चाहता है, उसका पहले क्या खरीदता है? रॉ मटेरियल। फिर उसको क्या बनाता है? फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। फिर उसे क्या करता है? सेल करता है। ये होता है मैन्युफैक्चरर। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करने देगा, मतलब फाइनल अकाउंट्स तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का। मतलब हमारा इस पॉइंट से मतलब है ये वाला पॉइंट हम लोग, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अभी करेंगे। तो हमें क्या अकाउंट एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा बोलो? ये तो हम लोग इसमें भी पढ़े थे ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट्स फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, तब हम लोगों ने ये भी देखा था कि कौन सा एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये सब उसमें बताया था, ठीक है। तो देखो जो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम लोग को यहाँ पर क्या सीखना है? रॉ मटेरियल, ठीक है, प्रोसेस होगा, ठीक है। प्रोसेस होके क्या बनेगा? हाँ, प्रोसेस होके फिनिश गुड्स बनेगा। कहाँ प्रोसेस होगा बोलो? मतलब प्रोसेस कहाँ होगा? फैक्ट्री। प्रोसेस कहाँ पर होगा? ये जो बनाया ना ये बॉक्स, ये क्या है हम लोग का? फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री में मटेरियल से, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनेगा। तो इसी का हमें अकाउंटिंग करना है, ये नया सीखना है। बाकी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट मैन्युफैक्चरर भी बनाते हैं, क्योंकि उनको भी अपना ग्रॉस प्रॉफिट पता करना है, उनको भी अपना नेट प्रॉफिट पता करना है, उनको भी अपना एसेट लाइबिलिटीज पता करना है। उनको एक्स्ट्रा और एक चीज पता करना है, जो एक्स्ट्रा वो करते हैं। देखो फिनिश गुड्स पर ये भी बेचता है, फिनिश गुड्स ये भी बेचता है, बट ये किसी और से खरीद के बेचता है, ये बना के बेचता है। तो बनाने का क्या खर्चा है वो तो निकालना पड़ेगा ना। खरीदने वाले को तो पता है मैंने 10 रुपए में चीज खरीदा, 12 रुपए में बेच दिया, तो उसका कॉस्टिंग पता है 10, ठीक है। 10 में खरीदा, 12 में बेचा। लेकिन जो बना के बेचता है उसको तो पता करना पड़ेगा कि बनाने का खर्चा कितना लगा। तो फिर वही अकाउंटिंग हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, जिसमें हम लोग क्या बनाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है।
तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बोलो तो? कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन भी बोल सकते, फैक्चर, मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो जो गुड्स बना के बेचेंगे तो बनाने का कॉस्ट, कॉस्ट यानी लागत, ठीक है, बनाने के लिए हम लोगों ने पॉकेट से कितना रुपया खर्चा किया वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट्स में हम लोग कौन सा ये बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स। ये बनने के बाद ये मैन्युफैक्चरर भी कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या बना लेते हैं, पीएल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ये तो देखो वो लोग भी बनाते थे जो ट्रेडर है, ठीक है, बस वो एक्स्ट्रा एक अकाउंट नहीं बनाते क्योंकि उनको जरूरत है ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग, जब मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं है तो उसका अकाउंट बना के क्या करें, इससे क्या पता करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। इससे क्या पता करते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। चलो लॉस हम लिख नहीं रहे, ठीक है, बाकी लॉस भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, बिजनेस है तो सब होगा, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, ठीक है। लाइबिलिटीज, ठीक है, अच्छा। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका ये इंट्रोडक्शन, मतलब ये पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमें मेनली कंसंट्रेशन किस चीज पे करना पड़ेगा, कैसे करके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा। क्योंकि ट्रेडिंग कैसे बनेगा, पीएल कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगा, वो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। तो उसमें तो कोई फर्क होता नहीं, मैन्युफैक्चरर है तो उसका भी ट्रेडिंग पीएल जैसे बनता है, इसका भी ट्रेडर का जैसे बनता है, इनका भी वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो मेन हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग सीखना पड़ेगा। अच्छा, तो अब इसमें लिखो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज आर दोज, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज आर दोज which manufactured or produced goods, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का मतलब जो पहले मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में ही पूछा था वही लिखवा दिया, जो गुड्स बनाते हैं या मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस जो भी बोलो, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स of manufacturing entity, of manufacturing entity compose of, मतलब क्या क्या बनाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। लिखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग पीएल, क्योंकि एक साथ ही बनता है नॉर्मली, ठीक है। ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनेगा, तो उसका लेजर बनाते हैं, देखो कैसे देखने में होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। टी शेप में ही होगा, मतलब लेजर ही बनाएंगे हम लोग। इसमें लिखो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ, यहाँ पर किस चीज का ओपनिंग स्टॉक आ सकता है बोलो तो? उसका तो आएगा ही रॉ मटेरियल, लेकिन इसके अलावा और क्या चीज का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल लिखेंगे, इसके अलावा डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो आधा बना हुआ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग ये कैलकुलेटर बनाते, ठीक है, तो इसका मान लो ये पूरा बना नहीं है, मतलब मान लो ये
जो क्या बोले इसको, ये स्क्रीन नहीं लगा है, बाकी ऐसे रेडी है, तो ये क्या है, WIP है, क्योंकि ये तो बिकेगा नहीं, ठीक है। इसे सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिर वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं, तो वो भी तो मेरा क्या हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, ठीक है। तो हम वो लिखना चाह रहे हैं, तो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं WIP। तो WIP इसका ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कभी नहीं आएगा। जैसे तुम लोग ट्रेडिंग में जो ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, वो किस चीज का ओपनिंग स्टॉक है, फिनिश गुड्स का। कि मैंने, क्योंकि ट्रेडर के पास तो सेमी फिनिश गुड्स होने का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि वो थोड़ी बना के बेचता है, उसके पास कहाँ से आएगा। तो उसके पास जो भी रहेगा वो पूरा फिनिश गुड्स। तो जो ओपनिंग स्टॉक लिखते हो वो क्या है, फिनिश गुड्स है। जो परचेज लिखते हो वो भी क्या है, फिनिश गुड्स है। वहां कभी रॉ मटेरियल नहीं आ सकता, कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे टू, ফিনিশ গুডস ট্রেডিং এ তো বিক্রি করতে হবে না, তো তুমি বিক্রি কি করতে পারবে, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। कंज्यूम्ड का मतलब पता है क्या होता है, कंज्यूम्ड का मतलब जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या आएगा, तो वो नीचे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे तो जगह नहीं होगा। जैसे कि यहाँ भी लिख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या आएगा, हाँ तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं। ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, ये हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। हमारे पास पहले से अगर कोई रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है तो वो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अच्छा, जो नया रॉ मटेरियल खरीदा वो भी कंज्यूम कर सकते हैं, तो ऐड क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अच्छा, अब रॉ मटेरियल खरीदने के लिए अगर हम लोगों का कोई एक्सपेंसेस हुआ है, ऐसा एक्सपेंसेस जिस जो किए बिना हम लोग रॉ मटेरियल को यूजेबल कंडीशन में नहीं ला सकते थे। जैसे मान लो जिनसे खरीदा, उनके वहां से अपने दुकान तक लाने के लिए हम लोगों को लेबर का खर्चा देना पड़ा, या फिर हम लोग जिस गाड़ी में करके लाए उसका लोडिंग अनलोडिंग जो भी है, मतलब वो किए बिना तो हम लोग रॉ मटेरियल को यूज नहीं कर सकते। वो सारा खर्चा रॉ मटेरियल के प्राइस के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या खर्चा बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल का एक्सपेंस, और क्या ये वाला डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कोई हुआ है, और माइनस कर देंगे रिटर्न। हो सकता है हम लोगों ने सप्लायर को रिटर्न कर दिया, जैसे तुम लोग परचेज में रिटर्न नहीं दिखाते नेट करके, तो वैसे, ठीक है। और लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो कंज्यूम का मतलब जितना हम लोगों ने यूज किया, तो देखो इससे यूज क्या वही निकल के आ गया, क्योंकि यहां से लेके अगर यहां तक तुम लोग देखोगे तो ये तीनों को ऐड करने से क्या मिलता है, मतलब तो लिखने का जरूरत नहीं, हम समझा रहे हैं। रॉ मटेरियल अवेलेबल, कि मेरे पास इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है। जो ओपनिंग स्टॉक का रॉ मटेरियल है वो भी मेरे पास अवेलेबल है यूज करने के लिए। जो मैंने खरीदा वो भी मेरे पास अवेलेबल है यूज करने के लिए। अगर खरीदने के लिए कुछ पैसा लगा और एक्स्ट्रा, तो वो ऐड हो गया। तो इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है कंज्यूम करने के लिए, जिसमें से अगर मैंने कुछ रिटर्न कर दिया तो वो क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि वो तो अब नॉट अवेलेबल हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक में जो पड़ा हुआ है वो माइनस कर देने से पता चल जाएगा कि मैंने कितना यूज किया। मान लो मेरे पास 100 रुपए का रॉ मटेरियल था, जिसमें से 20 रुपीज का रॉ मटेरियल मैंने रिटर्न कर दिया, तो मेरे पास अभी कितने का रॉ मटेरियल, और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में अब 30 रुपीज का ही पड़ा हुआ है। 80 था, अब 30 ही पड़ा हुआ है, तो कितना यूज कर लिए, 50, ठीक है। तो कितना यूज कर लिया, 50, उसी को बोलते कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब यूज्ड, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इसके बाद लिखो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट वेजेस, ये भी लिख दो। मतलब वेजेस नाम से ये मत समझो कि वेजेस है तो ट्रेडिंग में ही जाएगा, ठीक है। कैसे पता करेंगे ट्रेडिंग में जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग में, तो देखना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है। हाँ, मतलब देखो अगर क्वेश्चन मेरा
मेटेरियल से रिलेटेड बात कर रहा है और उसके रिगार्डिंग वेजेस है, तो फिर कहाँ पर आएगा मैन्युफैक्चर? अब देखो, कोई अगर मैन्युफैक्चरर है तो क्या ट्रेडिंग में उसका वेजेस आने का कोई चांसेस होगा? क्योंकि ट्रेडिंग में तो वो दिखाएगा कि मेरे पास इतना फिनिश गुड्स है, मैंने इतना बेच दिया, इतना प्रॉफिट कमाया, अब इतना क्लोजिंग स्टॉक। वहां उसका वेजेस का क्या काम? कोई काम नहीं, जितना सब खर्चा उसको कहाँ करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। टू इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अभी इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या है, हम वो लिखवा रहे हैं। ये क्लोज कर दो इधर। फिर इधर लिखेंगे बाई क्लोजिंग। अच्छा, इनका क्या क्या क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है? अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या रहेगा? हाँ, जैसे तुम लोग ट्रेडिंग में टू ओपनिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, दोनों ही क्या स्टॉक है? फिनिश गुड्स का। तो इसका भी तो, जैसे इस साल अगर कुछ कैलकुलेटर मेरा आधा अधूरा बना हुआ था जिसको हम पूरा बनाएंगे, तो फिर मतलब पिछले साल का अगर कुछ आधा अधूरा बना हुआ था तो इस साल का भी तो हो सकता है। काम चल रहा है तो फिनिश सेमी फिनिश गुड्स तो हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि मैंने अगर सोचा कि हम 1 लाख कैलकुलेटर बनाएंगे तो पूरा बन के ही रेडी है। कुछ बन के रेडी होगा, कुछ जो है WIP में रहेगा। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट बार ट्रांसफर हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक में। अच्छा, फिर यहाँ पर लिखो बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। अब ये बाई प्रोडक्ट क्या होता है बता रहे हैं। ठीक है, नीचे ये सब जो है अलग से नोट करके लिखवा देंगे, बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट अलग से बता देंगे, इसीलिए अभी यहाँ पर नहीं बताया। ठीक है, बाई सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप ये बता देते हैं। स्क्रैप का मतलब बोलो क्या होता है? मतलब अगर कोई कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उसमें स्क्रैप नहीं निकलेगा? निकलेगा। जैसे तुम लोग देखो ना, अगर गन्ने का जूस पीते हो तो जब वो मतलब जूस निकालता है, उसके बाद वो जो गन्ने का बाकी पोर्शन जो फेंक देता है, वो स्क्रैप नहीं है। ठीक है। अब मान लो वो मार्केट में अगर बिकता है, मान लो वो सुखा के लोग जलाते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? उससे उसको पैसा मिलेगा अगर बेचेगा तो अगर पैसा मिलेगा तो फिर वो अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम कर पाएगा कि नहीं पाएगा? मतलब उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा वो गन्ने का रस निकालने में, अब जो भी स्क्रैप जमा पड़ रहा है वो मान लो बेच देता है। जैसे मान लो फ्रूट जूस भी निकाल रहे हो, तो जितना फ्रूट्स का छिलका विलका है मान लो कोई ले लेता है। ठीक है, तो फिर अगर कोई ले लेता है बेच दिया, तो मान लो आज उसने सारा दिन जो कॉस्ट लगा, मान लो 1000 रुपए का कॉस्ट लगा है, ठीक है, वो छिलका बिक गया 300 रुपए का, तो वो अपना कॉस्ट कितना बोलेगा? 700। ठीक है, तो इसीलिए इसे इनकम दिखाते हैं। स्क्रैप बेच के हमें क्या मिला? इनकम। जैसे घर पे कभी न्यूज़पेपर बेच दिया, एक एग्जांपल दे रहा है कि घर पे न्यूज़पेपर लेते हो, ज्यादा जम जाने से बेच नहीं देते रद्दी में। अब मान लो न्यूज़पेपर का बिल आया 500 रुपए, ठीक है, तो उससे ज्यादा ही होगा, जो भी हो, डिपेंड कर रहा है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो जो भी 500 रुपए। और मान लो न्यूज़पेपर बेच के तुम लोग को 70 रुपए मिल गया, तो अब तुम लोग क्या बोलोगे कि तुम लोग का 500 रुपए का बिल 500 ही देना पड़ा पॉकेट से, या न्यूज़पेपर पुराना वाला बेच के अगर 70 रुपए रिकवर हुआ, तो वो सेल ऑफ क्या हो गया? स्क्रैप। वैसे ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब रद्दी, जो हमारे काम का है नहीं, किसी के काम का है तो वो लेके जाएगा। अब अगर नहीं है तो नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा तो फिर हमारा कॉस्ट को कम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा भी कुछ पेपर हो सकता है इतना खराब हो गया है, देखो जो लेने आएगा ना वो खुद बोलेगा ये सब पेपर मेरा नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर वो जीरो वैल्यू हो गया, तो फिर वो हमारे कॉस्ट को कम करने में काम नहीं आएगा। ठीक है, हाँ हाँ, वो हमारे कॉस्ट को कम कर। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये क्या लिखा बोलो तो लास्ट में? ये जो लिखा बाई ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसका मतलब देखो, इतना हमारा आधा अधूरा बना हुआ सामान था, ये तो आधा अधूरा बना हुआ। अब सामान को पूरा बनाने के लिए हम लोगों ने ये सारा खर्चा किया है ना, हम लोगों ने रॉ मटेरियल का खर्चा किया। अब रॉ मटेरियल जितना खरीदा उतना थोड़ी ना खर्चा हो गया, जितना यूज किए उसका कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूम। ठीक है, मैंने अगर 500 रुपए का मेटेरियल खरीदा, लेकिन मैंने फिलहाल 100 रुपए का ही मेटेरियल यूज किया, तो मेरे प्रोडक्ट के कॉस्ट में मुझे कितना जोड़ना चाहिए? 100 रुपए। अगर मैंने
500 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और मैंने 100 रुपए का ही रॉ मटेरियल यूज किया, तो आज अगर कोई पूछे कि मेरा कितने रुपए का मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल लगा, तो क्या हम 500 रुपए बोलेंगे? 100 ही बोलेंगे ना। तो वही तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, और बाकी सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स बनाने में, और नया गुड्स को मतलब नया रॉ मटेरियल को फिर से फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो भी खर्चा, देखो ये सारा क्या लिखा हुआ है, खर्चा। खर्चा नहीं है, रॉ मटेरियल कंज्यूम यानी इतने रुपए का रॉ मटेरियल यूज किया, इतने रुपए का डायरेक्ट एक्सपेंस, इतने का वेजेस, इतने का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब तुम लोग बोलोगे ये तो खर्चा नहीं है, ये तो स्टॉक है, एसेट है। तो इसको बनाने में पहले पिछले साल खर्चा किया था, तो ये जो सेमी फिनिश्ड बना है तो इसमें कुछ रॉ मटेरियल का खर्चा हो चुका है, कुछ लेबर का खर्चा हो चुका है। ये सेमी फिनिश्ड क्यों है? क्योंकि इसमें और खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा बन के फिनिश्ड गुड्स बन के बिकेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये सब खर्चा किया, फिर उसके बाद जो गुड्स बेचने लायक हुआ वो कौन सा है? उसको हम लोग कहाँ भेजेंगे? ट्रेडिंग में। ठीक है। अब ये बनाते वक्त अगर हम लोग का कोई स्क्रैप आया तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ये बनाते वक्त हमारा कोई बाई प्रोडक्ट आए, वो बताते क्या होगा? और कुछ अगर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी रह गया तो हमें माइनस कर देना होता है। जैसे हमारे पास ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक को माइनस क्यों करते हैं? ये पता करने के लिए कि एक्चुअली प्रॉफिट कितना है। क्योंकि अगर हमारे पास 100 यूनिट था, 20 बिका, 80 रह गया, तो वो तो दिखाना पड़ेगा। तो वैसे ही मेरे पास इतना स्टॉक रेडी हुआ, उसमें से इतना बच गया, नहीं बेच सकते क्योंकि वो डब्ल्यूआईपी है, और जो बेचने के लिए रेडी है वो हम लोग का ये हो गया। और ये दोनों हमारे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने में हेल्प करेगा। अगर हमारे पास कोई स्क्रैप या बाई प्रोडक्ट निकल के आ रहा है और वो अगर सेलेबल है तो। बाई प्रोडक्ट बता रहे क्या है, पहले यहां तक बोलो, ये बात समझ में आई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या दिया हुआ? ठीक है। अच्छा, अब लिखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पर क्या क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस ये कौन सा वाला हम बोल रहे हैं? ये मेटेरियल के साथ जो है वो नहीं बोल रहे हैं, ये वाला बोल रहे हैं। ठीक है। इसको एक काम करो, इसको सिर्फ एक्सपेंस लिख दो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। वो मतलब मेटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंस। ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पर क्या क्या आएगा लिखो। हायर चार्जेस ऑफ, ये हम कोई लिस्ट नहीं दे रहे, वैसे बहुत सारा चीज हो सकता है, कुछ आइटम हम बता दे रहे ताकि एक आइडिया हो जाए। हायर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रॉयल्टी एटसेट्रा। हायर परचेज का मतलब पता है? हायर परचेज पता है किसी को? हायर परचेज का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट परचेज। तो पता है, इंस्टॉलमेंट में कुछ खरीदते हो तो इंस्टॉलमेंट में क्या करते हो, एक इंस्टॉलमेंट का डेट रहता है कि इतने तारीख को इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, इतना सारा इंस्टॉलमेंट में खरीदा है, तो जो खरीदता है उसको पता होता है उसे 10 इंस्टॉलमेंट देना है कि 15 की, जितना भी देना। हायर परचेज भी वही होता है, इंस्टॉलमेंट परचेज की तरह ही होता है, बट हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज में एक फर्क होता है। अगर कुछ इंस्टॉलमेंट में खरीदने जाते हैं तो जिस दिन खरीदने जाओगे उसी दिन पोजीशन ओनरशिप दोनों दे देगा, लेकिन क्या प्रोडक्ट खरीद लिए हो? नहीं। अभी मान लो 10 इंस्टॉलमेंट देने के बाद तुम लोग का इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगा, तब तुम लोग सोच रहे हो कि प्रोडक्ट मेरा हुआ, लेकिन तुम लोग देखना कभी एग्रीमेंट तो बनता है ना उसमें, तो पढ़ के देखना इंस्टॉलमेंट परचेज में जो भी चीज खरीदोगे उसमें ओनरशिप पोजीशन दोनों उसी दिन ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब तुम लोग बोलोगे अगर किसी ने मान लो इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, ठीक है, मान लो इंस्टॉलमेंट नहीं दिया कोई भी रीजन से, मान लो धोखा ही दे रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? क्योंकि ओनरशिप और पोजीशन दोनों ही तो ट्रांसफर हो गया है, तो उसके लिए एक लॉ होता है, उस लॉ के रिगार्डिंग हम लोग जो है कोर्ट में केस कर सकते हैं। मतलब जो सेलर है वो कोर्ट में केस करेगा कि भाई मेरा पास से ये इंस्टॉलमेंट में खरीदा गया था, इन्होंने मेरा इंस्टॉलमेंट नहीं भरा। तो एक्चुअली इंस्टॉलमेंट में आज के डेट पे वही सब चीज दिया जाता है जिसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। ठीक है। जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, इसी आज के डेट पे ये सब का उस तरीके का रीसेल वैल्यू नहीं है, लेकिन बहुत पहले कभी होता था, जब ऐसा कभी समय था कि किसी के पास टीवी होना बहुत बड़ा बात था, लेकिन अभी तो है नहीं। तो ये सब का रीसेल वैल्यू उतना नहीं होता है, इसीलिए ये सबको इंस्टॉलमेंट में दे दिया जाता है।
तो फिर हायर परचेज का क्या सिस्टम है? हायर परचेज में अगर कुछ खरीदोगे तो सिर्फ पोजीशन देगा। ओनरशिप कब देगा? जब सारा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, सारा इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तब पोजेशन, हाँ तब पोजीशन दे। ठीक है, जैसे क्या खरीदा जाता है, जैसे बड़ा बड़ा ट्रक, गाड़ी, ये सब कैसे खरीदा जाता है? हायर परचेस में। इसमें सिर्फ तुम्हें गाड़ी दे दिया, तुम यूज करो। ठीक है, अब जैसे तुम लोग कार भी खरीदोगे तो वो हायर परचेज ही होगा। ऐसा नहीं कि तुम लोग को ओनरशिप दे दिया, तुम लोग को पोजीशन दिया है। जिस दिन तुम लोग अपना इंस्टॉलमेंट कंप्लीट कर दोगे उस दिन तुम लोग को पोजीशन। अच्छा, इस बीच में अगर नहीं दे पाई इंस्टॉलमेंट तो कंपनी आके गाड़ी उठा के लेके चली। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोजीशन तो दिया नहीं है, गाड़ी तो उनका है, पैसा नहीं भरोगे तो लेके चले जाएंगे। तो हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में ये फर्क होता है मेन। बाकी सब सेम है कि इसमें पोजीशन ओनरशिप दोनों दे देता है। और ये वो सारी चीज के लिए जिसका कोई रीसेल वैल्यू है नहीं, जैसे गाड़ी वाड़ी का तो रीसेल वैल्यू अच्छा खासा होता है। ठीक है, बहुत से लोग तो यूज करने के बाद भी, जैसे मान लो खरीद लिया, पैसा देके ही खरीद लिया, अगर कुछ छोटा मोटा गाड़ी है, फिर उसके बाद उसको बेच भी देता है कंपनी, खुद बोलती है आप इतने साल बाद आके बेचोगे तो हम लोग खुद ले लेंगे। तो रीसेल वैल्यू ये सारी चीजों का होता है। तो जिसका रीसेल वैल्यू उसको कैसे बेचती है? हायर परचेज में। जिसका रीसेल वैल्यू बहुत ही कम है या नहीं के बराबर है या है ही नहीं, तो उसको कैसे बेचती है? इंस्टॉलमेंट परचेज में। तो फर्क इतना होता है, ठीक है, कि उसमें पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप भी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है। ओनरशिप उस दिन ट्रांसफर होगा जिस दिन पूरा पेमेंट कंप्लीट कर दो। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर जो दिया है मैंने एग्जांपल, हायर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब क्या हुआ है? एक प्लांट मशीनरी लिया है, कैसे लिया है? हायर परचेज में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉयल्टी, रॉयल्टी को भी बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, अभी ये रॉयल्टी क्या होता है पता है? कुछ भी, रॉयल्टी। अच्छा, जैसे किसी के घर पे रहते हो तो भाड़ा देना पड़ता है, रेंट। ठीक है, उसको रेंट बोलते हैं। वैसे किसी का कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो उसको क्या देना पड़ता है? उसका नाम रेंट नहीं होता है, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रॉयल्टी। ठीक है, अब मान लो ये रॉयल्टी जो कंपनी दे, मतलब जो अपना टेक्नोलॉजी बेच रही है, वो बोल रही है कि आप एक यूनिट बनाने पे मुझे 5 रुपए का रॉयल्टी देना। ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो जिसके लिए आप मेरा टेक्नोलॉजी ले रहे हो, तो आप मुझे एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने पे कितना रॉयल्टी देना? 5 रुपए का। ठीक है, तो ये रॉयल्टी मेरा क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, रॉयल्टी कभी कभी इनडायरेक्ट भी होता है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस का मेन मतलब ये होता है कि जो एक्सपेंसेस 1 यूनिट फिनिश्ड गुड्स में आइडेंटिफाइबल है। ठीक है, 1 यूनिट फिनिश्ड गुड्स में आइडेंटिफाइबल है। ठीक है, इजीली, इजीली आइडेंटिफाइबल है, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इजीली। इसका मतलब क्या है? 1 यूनिट फिनिश गुड्स में इजीली आइडेंटिफाइबल है, इसका मतलब है, जैसे देखो, मुझे एक चीज बोला है, ऐसे ही एग्जांपल दे रहे, ठीक है, कोई ऐसा मत सोच लो, जैसे मान लो पानी यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सब लोग, तो क्या हम बता सकते पर स्टूडेंट पे पानी का खर्चा मेरा कितना होता है? बता सकते हैं? नहीं। अगर मुझे बताना, मतलब अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो एस्टिमेट करना पड़ेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। कौन से बैच में कौन आता है, कभी कभी कोई आता ही नहीं है, हम सर या हम अकेले ही पढ़ा लेते हैं, तो कौन सा पानी का खर्चा हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, कौन से बैच में कितना एसी का खर्चा हुआ निकाल सकते हैं? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना हुआ निकाल सकते हैं? नहीं। ठीक है, अच्छा, कितना इंटरनेट यूज कर रहे हैं निकाल सकते हैं? नहीं। तुम लोग घर पे निकाल सकते हो कि कितने कितने रुपए का इंटरनेट पे आज क्लास किए? नहीं निकाल सकते। ये सब हो जाएगा इनडायरेक्ट खर्चा, जो हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स पे नहीं, जैसे हम पर स्टूडेंट पे जो खर्चा कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे आसानी से, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट खर्चा, उसको बोलते हैं ओवरहेड। ठीक है, उसको ही बोला जाता है ओवरहेड। अभी इनडायरेक्ट का मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, देख रहे हो, इनडायरेक्ट, इसी को बोला जाता है कॉस्टिंग के लैंग्वेज में। एक्चुअली ये कॉस्ट हो गया, ये फाइनल अकाउंट्स का पार्ट, इसे हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। ठीक है, लेकिन जो इजीली आइडेंटिफाइबल है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे मान लो मैंने अगर तुम लोगों को सबको एक एक करके अकाउंट्स का बुक्स दिया, तो क्या हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कितना रुपए करके मेरा एक बुक्स? ठीक है, तो जो इजीली आइडेंटिफाइबल है वो क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन 1 यूनिट पे होना चाहिए। मतलब
जैसे मेरे लिए पर स्टूडेंट पे, ठीक है, वैसे ही मान लो कोई कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसको पर अपने प्रोडक्ट पे वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। जैसे अगर कोई ये जिसने ये टेबल बनाया, ठीक है, उसको ये पता होना चाहिए कि इस पे कितने रुपए का लकड़ी लगा, ठीक है, वो बता देगा, कारपेंटर बता देगा, क्योंकि उसको उसके बिजनेस का आइडिया। लेकिन इसको चिपकाने के लिए कितना फेविकॉल लगा है बता देगा नहीं, फेविकॉल का तो एक बड़ा सा डब्बा खरीद के लेके आ जाता है, फिर जिसमें जितना लगता है, या फिर जो कील वगैरह, नेल्स वगैरह लगता है, तो वो भी तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कौन से फिनिश गुड्स में कितना लगा। अच्छा, टेलर के पास जाओगे तो वो अपना वेजेस तो बता देगा कि ये चीज सिलने में हम इतना पैसा लेंगे, लेकिन एक कोई भी जैसे मान लो एक शर्ट सिल के रेडी किया तो उसमें कितने रुपए का धागा लगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं धागा को इंग्लिश में, थ्रेड, ठीक है, तो वो कितना लगा, क्या वो बता सकता है आसानी से? नहीं। काम कर रहा था तो इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, फैन का यूज किया, क्या बता सकता है कि लेकिन क्या वो जोड़ता नहीं है? बना के जब बेचता है जोड़ता है ना, तो कैसे जोड़ता होगा? एस्टिमेट करके, तो वो होता है ओवरहेड। इजीली जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा वो क्या हो जाता है? ओवरहेड। और जो इजीली आइडेंटिफाई करेगा वो हो जाता। अब देखो, जैसे शर्ट में बटन लगा है, ठीक है, अब बटन मान लो एक बड़ा सा पैकेट लेके आ गया जहां 1000 पीस 2000 पीस बटन है, ठीक है, तो वो हो गया, उतना महंगा बटन नहीं है, तो फिर वो किलो में मान लो बटन लेके आता है, लगा देता है शर्ट में, तो वो नहीं बता पाएगा कि पर शर्ट पे कितने रुपए का बटन लगा है, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, एस्टिमेट करके तो उसे पता नहीं पड़ेगा, नहीं तो बेचेगा कैसे प्रोडक्ट। लेकिन मान लो महंगा बटन लेके आ रहा है, कोई ऐसा शर्ट पे बटन लगा रहा है जो मान लो एक बटन 50 रुपए पीस है, तो बता देगा। तो बटन है मतलब ही इनडायरेक्ट होगा, ऐसा बात नहीं है। अगर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि एक मेरे फिनिश गुड्स में एक यूनिट में कितना खर्चा हो रहा है इस चीज का, तो वही चीज क्या हो जाता है? डायरेक्ट। और अगर नहीं कर पा रहे तो वही चीज क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट या फिर ओवरहेड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे तुम लोग बोलोगे ये हायर परचेस, तो तुम लोग को ये तो समझ में आ गया, हायर परचेस का मतलब है जो हम इंस्टॉलमेंट पे करें। तो क्या इंस्टॉलमेंट आइडेंटिफाई करना आसान है कि एक यूनिट फिनिश गुड्स में उसका खर्चा कितना जाएगा? जैसे मान लो हम रेंट पे यहाँ बढ़ा रहे, तो क्या हम पर स्टूडेंट पे रेंट बांट देंगे तो एक एक जन का फीस बहुत बढ़ जाएगा हर मंथ, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसा नहीं है। अब ये हायर परचेज मान लो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के ऊपर है, ठीक है, कि आप अगर एक यूनिट बनाओगे तो आपका हायर परचेज, इस प्लांट का खर्चा इतना हो रहा है, तो आप पर प्रोडक्ट पे 10 रुपए करके हायर चार्जेस दे देना। अगर ऐसा बोल देता है तब वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर ऐसा नहीं बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब जैसे रॉयल्टी बोला, आप रॉयल्टी मुझे मंथली 10,000 रुपए दे देना, ठीक है, तब हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड तो जरूर करेंगे, लेकिन इजीली अगर बोल देगा कि @5 पर यूनिट करके देना, तब तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। अगर वही रॉयल्टी मुझे बोल देगा कि मंथली 5000 पर मंथ करके दे देना, तब क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। तब थोड़ी ना पर यूनिट फिनिश गुड्स में हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, करना तो पड़ेगा लेकिन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ऐसे होता है। जैसे मान लो कि कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, अब मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, अब फैक्ट्री में काम हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, पावर का यूज होगा। अब बिल तो मान लो 1 महीने बाद आएगा, नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 महीने बाद आता है, तो इस 1 महीने के अंदर कंपनी ने अगर 10 दिन में मान लो उसका जो टारगेट है उतना प्रोडक्ट बना दिया, तो क्या वो इलेक्ट्रिक बिल के लिए वेट करेगा कब बिल आएगा, बिल का पैसा इसमें जोड़ेंगे फिर बेचेंगे? नहीं करता है। तो वो क्या करता है? एस्टिमेट कर लेता है, करके प्रोडक्ट का कॉस्टिंग करके बेचना स्टार्ट कर देता है। अब उसमें क्या होता है, उसका अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब हो सकता है कि उसने ज्यादा जोड़ दिया, हो सकता है उसने कम। अब एस्टिमेट कैसे करता है? एक्सपीरियंस से करता है, ठीक है, एक्सपीरियंस से एस्टिमेट करता है। तो ये इतना बात इसीलिए बताया तुम लोग को, तो भी कॉस्ट नहीं करना है, करना तो अकाउंट्स ही है, लेकिन ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाने के लिए मैंने इतना सारा बात बताया, ठीक है, कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट। आप कोई एक्सपेंसेस ऐसे नहीं बता सकते हो कि भाई ये मतलब डायरेक्ट ही हो जाएगा और ये मतलब इनडायरेक्ट ही हो जाएगा। ये देखो कि 1 यूनिट फिनिश गुड्स में इजीली आइडेंटिफाइबल है कि नहीं, और 1 यूनिट फिनिश गुड्स में अगर इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है, हमें किसी तरीके से एस्टिमेट करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, तो फिर वो हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट, एस्टिमेट करके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे तुम लोग को, अभी ना मेरा बिल नहीं आया तो अभी हम फीस नहीं बोल सकते, मेरा इस मंथ का बिल आएगा फिर हम तुम लोग को बताएंगे कि मेरा कोर्स फीस कितना है, ऐसा थोड़ी है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा। जहां भी तुम लोग जाओगे अपना सारा कॉस्टिंग हर एक चीज का करेगा, टीचर का बात नहीं है। तुम लोग डॉक्टर के पास जाओगे, कहीं पर भी मॉल में जा रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, तो वो अपना सारा कॉस्ट जोड़ के ही तो हम लोगों से लेता है, ठीक है।
अच्छा, तो अब ये हो गया, समझ में आया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अब इनडायरेक्ट वाला भी लिख लो, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। देखो, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस और ओवरहेड। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही क्या बोला जाता है? ओवरहेड बोला जाता है। फिर लिखो बाई प्रोडक्ट, जो बोल रहे थे बता देंगे, बाई प्रोडक्ट पहले लिखवा देते फिर बता रहे क्या होता है। इट इज द रेसिडुअल ऑफ मेन प्रोडक्ट। इट इज द रेसिडुअल ऑफ मेन प्रोडक्ट। इट्स सेलिंग प्राइस इज, इट्स सेलिंग प्राइस is recorded on the credit side of manufacturing account. Manufacturing account and reduced the cost of manufacturing. Reduced the cost of manufacturing. अच्छा देखो, बाई प्रोडक्ट क्या होता है? बाई प्रोडक्ट का मतलब पहले क्या लिखा है, जो मेन प्रोडक्ट का रेसिडुअल। रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, ठीक है। যেটা পড়ে থাকে সেটাকেই তো রেসিডুয়াল। जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। देखो जैसे चीनी बनने का जो प्रोसेस होता है ना, तो उसमें क्या लगता है? गन्ना, ठीक है। तो गन्ने के रस से ही चीनी बनता है, तो उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, थिक थिक टाइप का ब्लैक कलर का कुछ रेसिडुअल पड़ा हुआ रहता है, लाइक वो गुड़ जैसा देखने में होता है, उसको बोलते हैं मोलासिस। क्या बोलते हैं? मोलासिस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, हम लोग करने तो जा रहे थे चीनी, ठीक है, लेकिन वो मोलासिस तो हमें चाहिए नहीं था, बट प्रोसेसिंग में वो भी निकल के आ गया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। मतलब हमारे पास बाई प्रोडक्ट बनाने का कोई ये था ही नहीं कि हम लोग बाई प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो वो बाई प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, कभी भी घर पे देखे हो मक्खन बनाने में किसी को? हाँ, नहीं घी। हाँ, मतलब मलाई से बनता है, ठीक है। दही के मलाई से भी बनता है, दूध के मलाई जमा के भी बनाया जाता है। तो अगर दही के मलाई से बनाते हैं, फिर उसको ऐसे घोटते हैं, ठीक है। तो अब मिक्सी वगैरह में बहुत से लोग करते हैं मिक्सर में, और मेरी माँ तो ऐसे पहले घोटती थी, वो एक दाल घोटनी लगा के ऐसे करके। तो उससे क्या होता है, बटर ऊपर आ जाता है, नीचे जो रह जाता है उसको छाछ बोलते हैं। वो पीते हैं, अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा, ठीक है। तो वो छाछ ही होता है, बटर मिल्क उसी को बोलते हैं, ठीक है। उसे बटर मिल्क बोलते हैं। तो हमें चाहिए क्या था? बटर। लेकिन बटर निकालोगे तो बटर मिल्क निकलेगा ही निकलेगा, अगर दही की मलाई से करो। बाकी और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो बटर निकालने पे बटर मिल्क मिल गया, तो वो बटर मिल्क हम लोग का क्या हो गया। लेकिन उसका प्राइस क्या होता है? बटर से कम होता है। बाई प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो मेन प्रोडक्ट से हमेशा क्या होगा? कम होगा। जैसे चीनी और वो गुड़ जैसा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वैसे भी चीनी क्या होता है? महंगा होता है। वैसे आजकल गुड़ का बहुत ज्यादा प्रमोशन हो रहा है, तो वो गुड़ भी महंगा हो रहा है, वो बात अलग है, क्योंकि उसका भी बेनिफिट इतना ज्यादा बताया जा रहा है, इस वजह से है। वैसे भी बेनिफिट तो जो भी हो, तो पहले लेकिन गुड़ इतना महंगा नहीं। वैसे गन्ने का रस वाला गुड़ उतना महंगा अभी भी नहीं। दूसरा गुड़ होता है जो महंगा बिकता है, ठीक है। जो अभी गुड़ का पाउडर होता है, या फिर सीजन में एक गुड़ आता है ना, खजूर का जो गुड़ आता है, ठीक है, वो उस सीजन में क्या होता है,
उसी से मीठा वगैरह बंगाल में बहुत फेमस है वो वाला खेजूरेर गुड़ जेटा है, राइट? तो वो तो फिर सिर्फ ठंडे के मौसम में ही यूज कर सकते हो, उसके बाद वो लेकिन यूजेबल नहीं रहता उसमें, वो खराब हो जाता है। और गन्ने का गुड़ जो है, देखते हो दुकान में जो ढेला गुड़ बोलते मिलता है, वो गन्ने का गुड़ होता है, ठीक है? गन्ने के रस से वो पूरा 12 महीना मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो उसको यूज कर सकते हैं। तो वो हम लोग का क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट, ठीक है? तो बाई प्रोडक्ट ऐसा होता है कि मेन प्रोडक्ट बनाते हुए अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकल के आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। अब वो मार्केट में अगर बिकेगा तो मेरे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को क्या करेगा, कम करेगा। जैसे मान लो हम लोग घी बना के बेचते हैं, तो हम लोग जब 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 बटर बनाते हैं, हमारे पास बटर मिल्क आ जाता है, तो उसको भी बेच देते हैं, लेकिन बटर जितने रुपए में बिकेगा, बटर मिल्क उससे कम में बिकेगा। तो भी क्या हुआ, मेरे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को तो कम करेगा ना, क्योंकि बेच के मेरे, मैंने सोचा था एक चीज बेचेंगे, मेरा दो चीज बिक रहा है, ठीक है? मेन तो मेरा वो है, ट्रेडिंग में क्या दिखाएंगे, ट्रेडिंग में फिर बटर दिखाएंगे, लेकिन बटर मिल्क मिल्क से जो पैसा मिला उसको कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि उससे हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करेंगे, क्योंकि वो बनाना मेरा मेन पर्पस नहीं था, वो मेरा मेन प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है? इसके अलावा भी जैसे जो राइस होता है, राइस के बाहर जो कोटिंग, मतलब যেটাকে ধান বলে, ধাन होता है ना, उसके बाहर जो ये होता है धान का छिलका, जब मशीन में प्रोसेसिंग होकर निकल जाता है, फिर उसको बोलते हैं राइस ब्रान। उससे क्या बनता है, ऑयल बनता है, नहीं देखते हो आजकल? हाँ, वो यूज करते, घर पे भी बहुत लोग यूज करते हैं, जैसे सनफ्लावर का ऑयल होता है, वैसे राइस ब्रान ऑयल होता है, तो वो भी उसका बाई प्रोडक्ट हो गया। हम लोग तो राइस निकाल रहे थे कि राइस बेचेंगे, तो उसे वो व्हाइट कलर का पार्ट अलग हो गया, अंदर का जो है और बाहर का जो है वो। और वैसे भी वो मतलब कैटल फिट्स के मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें भी काम आता है। আমরা তো ওটাকে কুড়া বলি, কি বলে আমি জানি না তো, মানে আমরা ছোটবেলাতে যখন ওই রচনা লিখতাম তখন এটাও পড়তাম, গবাদি পশুর খাওয়ার জন্য যে কুড়া হয়, ऐसे कभी देखे ना, मेरे घर पे है राइस मिल, तो फिर उसमें क्या होता है, हॉलर में ऐसे धान डाल दिया, एक साइड इधर से चावल निकलता है, पीछे से वो कूड़ा पूरा ऐसे जमा हो जाता है, वो गाय को खिलाते हैं, ठीक है? और ये चावल जो अलग हो गया, उसको जो चावल मतलब बन गया, और इधर से कूड़ा निकल गया, तो उसको गाय का खाना बनाया जाता है उससे, और कैटल फीड के प्रोडक्ट में भी डाल दिया जाता है, तो वो हो गया बाई प्रोडक्ट। हाँ, ওটাকে बाई प्रोडक्ट। जो वो भी तेल वाला तो पता ही है तुम लोगों से, तेल बनता है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, चलो बस ये इतना ही समझना था हम लोगों को। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि 1 लाख यूनिट्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री, पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट वाज 10 and per unit labor cost was 5, that apart it was agreed to pay royalty at the rate of 3 per unit to the Japanese collaboration who supplied technology। तो देखो रॉयल्टी दिया ना, ये देखो जापान के लोगों के साथ कोलाबोरेशन करके कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, उसके बदले ये लोग क्या ले रहे हैं इन लोगों से, रॉयल्टी ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, तो फिर ये कैसा एक्सपेंस हो जाएगा, डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि एक यूनिट बनाने में रॉयल्टी का खर्चा कितना है, तो ये तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो फिर ये रॉयल्टी क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब कितना यूनिट बनाना चाह रहे हैं, 1 लाख यूनिट वेयर प्रोड्यूस्ड, पर यूनिट मेटेरियल कॉस्ट, एक यूनिट बनाने में मेटेरियल का खर्चा 10, तो फिर ये भी खर्चा क्या है, डायरेक्ट। पर यूनिट लेबर कॉस्ट 5, तो ये भी क्या खर्चा है, डायरेक्ट, ठीक है? हम लोग को बोला है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के लिए, तो बताओ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब ये पूरा चीज बन के रेडी होने में क्या क्या खर्चा लगेगा, मेटेरियल, लेबर और रॉयल्टी, ये तीनों को ऐड करके बता। 18 लाख होगा, 18 लाख हो गया 1 लाख यूनिट का, और पर यूनिट का हो जाएगा 10, 5 और 3, 18, ठीक है? चलो लिखो, कैसे करके लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और ब्रैकेट में लिख दो 1 लाख यूनिट, पर्टिकुलर्स, टोटल अमाउंट पर यूनिट, डायरेक्ट रॉ मेटेरियल
पर यूनिट कितना था, 10 करके था, तो 1 लाख यूनिट का 10, 1 यूनिट का 10 रुपए, तो 1 लाख यूनिट का कितना हो जाएगा, 10। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1 लाख इंटू 5, 5 लाख। रॉयल्टी 1 लाख इंटू 3, 18 लाख, और इधर लिख दो। এরকম তো দেবে না, এটা জাস্ট স্টার্টিং। হ্যাঁ, ওটা অ্যাকাউন্ট করতে দেবে দিলে, পুরোটা ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাকাউন্ট বড় সড়ো। এটা জাস্ট স্টার্টিং দিয়েছে সেই জন্য এরকম। ओके, देखो इसमें बोला है मिस्टर बीमल रन्स ए फैक्ट्री विच प्रोड्यूस सोप, ठीक है, सोप बनाता है। फॉलोइंग डिटेल्स वेर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ओपनिंग WIP 10,000 यूनिट, 16,000, ठीक है। क्लोजिंग WIP 12,000 यूनिट, 20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 1,70,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 1,90,000। परचेज, अब ये क्या चीज का परचेज है, रॉ मटेरियल। सोप नहीं खरीदेगा क्योंकि वो तो खुद बना के बेचता है, तो क्या हो जाएगा ये, रॉ मटेरियल। हायर परचेज ऑफ, हायर चार्जेस ऑफ मशीन, देखो बता दिया, एट द रेट ऑफ, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री बोला है, देखो इनडायरेक्ट, क्योंकि टोटल में बताया, पर यूनिट हम लोग आइडेंटिफाई कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर देखो डायरेक्ट वेजेस 0.80 पर यूनिट, तो ये तो बता ही दिया है, नहीं भी बताता तो ये डायरेक्ट वेजेस है क्योंकि पर यूनिट पता चल रहा है। एंड 0.40 पर यूनिट ऑफ, अच्छा डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड इतना पर यूनिट, मैन्युफैक्चर्ड पर यूनिट, मैन्युफैक्चर्ड इतना पर यूनिट ऑफ, ये क्या है, अच्छा क्लोजिंग WIP। अच्छा, जो बना, बन के रेडी हो गया, उस पे कितना लेबर चार्ज लगा है, 0.80 पर यूनिट। और जो WIP तक पहुंचा है उसमें अभी तक कितना लेबर का खर्चा लगा है, 0.40, मतलब और आगे 0.40 लगाएंगे तो वो फिनिश गुड्स बन जाएगा। क्लोजिंग WIP वही बोला है, यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP, ये ऊपर जाना चाहिए, नीचे आ गया। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अब बोलो रिपेयर मेंटेनेंस 1 यूनिट फिनिश गुड्स में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, ठीक है। यूनिट प्रोड्यूस्ड 5 लाख। प्रिपेयर ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर बीमल फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022, बनाओ, ठीक है। लिखो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बीमल, March 31, 2020।
तुम लोग लिखो हमारे में ठेस দিয়ে দাঁড়িয়েছে বোধহয় मैं কি বুঝতেও পারছি না আমাদের কাজটাকে হ্যাঁ সৃষ্টি করছে সবাই লাগছে ठीक है बोलो सबसे पहले क्या लिखोगे WIP ठीक है टू ओपनिंग WIP ठीक है ये क्या लिखा हुआ है देखो 10,000 यूनिट 16,000 रुपीज इसका मतलब क्या हुआ है बोलो तो 16,000 रुपीज खर्चा करके कितना यूनिट बन के रेडी हुआ है 10,000 ठीक है क्लोजिंग WIP ये किधर लिखोगे बाई साइड बाई क्लोजिंग WIP ठीक है 20,000 मतलब अभी तक हम लोग कितना रुपए खर्चा कर चुके हैं 20,000 खर्चा किया है कितना यूनिट बन के रेडी हुआ है अच्छा फिर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल तो इसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं टू रॉ मटेरियल कंज्यूम opening stock of raw material 1,70,000 फिर इसमें परचेस कुछ नहीं बोला तो क्या हुआ क्योंकि मैन्युफैक्चरर है तो वो रॉ मटेरियल ही खरीदता होगा মানে এর আগে বলছি মানে কিছু বলেনি কি পারচেজ করেছে 8,20,000 तो ये दोनों ऐड करने से क्या पता चलेगा कितना मटेरियल अवेलेबल है इसको हम लोग लिख सकते हैं चाहो तो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज ठीक है अब इसमें से कितना रॉ मटेरियल अब बचा है 1,90,000 तो बाकी क्या हो गया यूज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,90,000 8,00,000 ठीक है अच्छा इसके बाद और क्या लिखेंगे हायर चार्जेस ऑफ मशीन ये किस में लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ठीक है तो लिखो टू डायरेक्ट एक्सपेंस इसके अंदर लिखेंगे दो आइटम है एक है हायर चार्जेस ऑफ मशीन और एक है रॉयल्टी हायर चार्ज रॉयल्टी था इसमें नहीं था वो आगे वाले क्वेश्चन 0.60 पर यूनिट कितना मैन्युफैक्चर्ड किया है 0.60 इंटू 5,00,000 মানে ইনটু করলে তো 3,00,000 अच्छा फिर इसके बाद डायरेक्ट वेजेस पहले डायरेक्ट सब लिख लेते उसके बाद इनडायरेक्ट लिखते मतलब ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए ठीक है पहले डायरेक्ट सब लिख लेना चाहिए अच्छा डायरेक्ट वेजेस में ये देखो कॉन्ट्रैक्टेड 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड मतलब 0.80 इंटू 5,00,000 है ना तो फिनिश्ड गुड्स लिख सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड जो हो गया 0.80 इंटू 5,00,000 फिनिश गुड्स के ऊपर कितना रुपए का लेबर खर्चा हो चुका है 4,00,000
और एक जो है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे जितना लेबर लग चुका है वो है 0.40 इनटू क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना यूनिट था ये देखो 12,000 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। 12,000 कितना हो जाएगा? 48,000 या 4,800? तो टोटल ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया। अब क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक तो था हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री था ना, हायर चार्जेस ऑफ मशीन, सॉरी फैक्ट्री लिख दिया मैंने, हायर चार्जेस ऑफ हायर चार्जेस ऑफ मशीन। ओ अच्छा, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री ठीक है, लिखे 2 लाख लिखा जाएगा। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2 लाख। मैम हाँ, बोलो। मैम 0.80 ইন্টু ওটা 5 লাখ না 50,000 হবে? না 5 লাখ है तो यूनिट प्रोड्यूस्ड। তাহলে ওটা ইন্টু করে 4 লাখ। 80% 4 লাখই হবে মনে হচ্ছে। 10 না কত ভুল হয়েছে? হ্যাঁ 4 লাখই হবে। 5 লাখের 60, সরি 5 লাখের 80, 0.80 4 লাখই হয়। 4 লাখই হবে দেখ। 5 লাখ ইন্টু 0.80। ঠিক আছে হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে, আমার এখানে একটা ভুল হয়ে গেছিল। तो और क्या लिखना पड़ेगा? रिपेयर, रिपेयर और मेंटेनेंस। ये भी हम लोग का क्या था? इनडायरेक्ट। ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस 1,80,000। ठीक है। अच्छा, और तो कुछ है नहीं, सब लिख लिया। अब इधर का पूरा टोटल करो। इधर का टोटल करने से पता चलेगा कि कितने रुपए हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग में लगाए। $19,20,800। इसमें से ये जो दिख रहा है ना 20,000, इतने रुपए का स्टॉक बेच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी तक पूरा बना नहीं है जो बाय क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लिखे हुए। तो अगर 19,20,000 कितना हुआ 800, उसमें से 20,000 का हमारा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, मतलब बेच नहीं सकते, तो कितना फिनिश गुड्स फिर बन गया है? 1,800। तो फिर इसको क्या लिखना चाहिए? 19,08,000। इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में ही हम लोग अपना फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन दिखाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बोलो, समझ में आया? এই বোঝা গেছে সবাই এতদিন পর্যন্ত?
यस। कोनो डाउट नहीं कर लिख लियो। तो इसके बाद वाला थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, देखो इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी बनाना है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, ठीक है पूरा दिया, लेकिन उतना एडजस्टमेंट इसमें नहीं देता है। मेनली ज्यादा कंसेंट्रेशन इसमें मैन्युफैक्चरिंग में ही होता है, ठीक है। ट्रेडिंग वगैरह का एडजस्टमेंट वो फिर हो जाएगा फाइनल अकाउंट्स पर, नॉन मैन्युफैक्चरिंग उस पे देगा। यहाँ पर जो भी ज्यादा एडजस्टमेंट रहेगा वो हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड रहेगा। और এটাও আসে On 31st March 2022, the trial balance of Mr. White were as follows। देखो यहाँ पर दिया है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा पहले ये बता दो कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। जैसे बोला है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। रॉ मटेरियल का ये कहाँ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, हाँ सन्ड्री डेटर, बैलेंस शीट। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज, परचेज क्या करोगे, रॉ मटेरियल। तो वही जो मटेरियल में डायरेक्ट एक्सपेंस लिखवा के डायरेक्ट कटवा दिया ना कि कंफ्यूजन हो जाएगा, ये डायरेक्ट वो डायरेक्ट, तो वो मटेरियल को खरीद के बोला फिर मैन्युफैक्चर। बिल्स रिसीवेबल, वेजेस, सैलरी, टेलीफोन पोस्टेज, रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर, कैश एट बैंक, ऑफिस फर्नीचर, बैलेंस शीट। अच्छा ऑफिस फर्नीचर के बाद रिपेयर टू प्लांट, पीएल, परचेज प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट। रेंट, लाइटिंग, पीएल, जनरल एक्सपेंस, पीएल। अच्छा सन्ड्री क्रेडिटर, बैलेंस शीट। बिल्स पेबल, सेल ऑफ स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग। कमीशन रिसिप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पीएल। कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। सेल्स, ट्रेडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस शीट। फिर यहाँ पर बोल रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ भी सेम वही बात कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो सारा हमारा दो जगह पे पोस्ट होगा। सबसे पहले बोला है स्टॉक 31 मार्च मतलब क्लोजिंग, क्या क्या चीज का है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स यानी WIP। तो ये तीन चीज कहाँ कहाँ जाए। और एक बार सारा का सारा बैलेंस शीट में, सारा का सारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। जैसे तुम लोग बैलेंस शीट में लिखते हो क्लोजिंग स्टॉक, वैसे ये सारा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाए। फिर बोल रहा है सैलरी एंड वेजेस अनपेड फॉर द मंथ दिस, ठीक है। तो सैलरी और वेजेस अनपेड है तो आउटस्टैंडिंग, तो ये कहाँ कहाँ जाएगा, तो ये पीएल में जाएगा और ये वाला मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। और ये दोनों एक बार बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में करेंट लाइबिलिटी में जाएगा। मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड ऑफिस फर्नीचर। तो मशीन ये देखो बैलेंस शीट में लेस होके बैठेगा मशीन से और ऑफिस फर्नीचर से, और इसके अलावा पीएल में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1% ऑन सेल मेंटेन करना है, तो एक बार हाँ पीएल में एक बार और एक बार बैलेंस शीट में। इसका भी वही, एक बार पीएल एक बार बैलेंस शीट। ऑफिस प्रीमिसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल एरिया, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं। यहाँ बोला क्या है, बोल रहा है कि ऑफिस जो है उसमें पूरा जो एरिया है उसमें 1/4 3/4 में क्या लगा हुआ है, फैक्ट्री। इसका मतलब क्योंकि इनका फैक्ट्री है ना तो दो पार्ट हो गए, तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं हमें यूज करना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ यूज करना है। लाइटिंग जो है चार्ज होगा 2/3 टू फैक्ट्री और 1/3 टू ऑफिस। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है उसमें उस खर्चे को 2/3 मुझे कहाँ देना है, फैक्ट्री में यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, और 1/3 मुझे देना है ऑफिस में यानी पीएल अकाउंट में। और ये जो ऑक्युपाई किया है तो इसका मतलब ये कहाँ दिखाना पड़ेगा, देखते हैं ये कहाँ दिखाना पड़ेगा। ऊपर कोई इंफॉर्मेशन था शायद, देखते हैं कहाँ होगा। तो ये पहले अकाउंट लिख लो, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सब बनाने के लिए बोलो। लिख इन द बुक्स ऑफ
मिस्टर वाइट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2000। ठीक है, तो जगह थोड़ा ज्यादा ज्यादा ही रख दो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग पीएल में। उसके बाद बैलेंस शीट के लिए, बैलेंस शीट में भी अच्छा ही जगह चाहिए। हाँ, जगह चाहिए होगा, एडजस्टमेंट वगैरह लिखेंगे ना तो जगह चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ से स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले बोला है 1 अप्रैल का रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स, तो कहाँ लिखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में लिखो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। इन्वेंट्री का मतलब ही स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP सबसे पहले वो लिखते हैं, तो मैंने उसको अलग से इधर लिख दिया। ठीक है, और रॉ मटेरियल का तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में दिखाएंगे, और फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग में। तो अब लिखो टू रॉ मटेरियल R.M लिख दिया, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसमें लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना है? 21,000। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें बाकी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में 15,500। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 15,500। अच्छा, फिर सन्ड्री डेटर, इसमें भी एडजस्टमेंट है। सन्ड्री डेटर हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट होगा तो उतना जगह रख देना। प्रोविजन का एडजस्टमेंट था ना। सन्ड्री डेटर 24,000। ठीक है, सन्ड्री डेटर 24,000। कैरेज ऑन परचेज तो कहाँ लिखोगे? वो जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा था ना, उसके नीचे परचेज का जगह बचा लो, क्योंकि तभी तो देखने में ठीक रहेगा ना। इसके बाद होना चाहिए परचेज, और उसके जस्ट बाद होना चाहिए कैरेज ऑन परचेज 1500। अगर कभी हो कि यहाँ मान लो लिखने का जगह नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस बोल के भी लिख सकते हो। तो डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके अंदर लिख दिया कैरेज ऑन परचेज। बाई चांस अगर यहाँ जगह नहीं हुआ, जगह कम पड़ गया, तो वैसे भी लिखा जा सकता। अच्छा, फिर कैरेज ऑन परचेज के बाद बिल्स रिसीवेबल 15,000 कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 15,000।
ठीक है। अच्छा, फिर लिखो वेजेस 13,000। देखो अगर मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है तो वेजेस कहाँ लिखोगे, मैन्युफैक्चरिंग में। और अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है क्वेश्चन में, तब वेजेस का मतलब जो फिनिश गुड्स खरीद रहे हो उसको लेके आने के लिए वेजेस पे करो, तब तुम लोग को ट्रेडिंग में देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है तो वेजेस हमेशा मैन्युफैक्चरिंग में ही जाएगा, ट्रेडिंग में तो उसका कोई काम है नहीं। अच्छा, वेजेस में भी जगह बचाना है क्योंकि उसमें भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो टू, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इतना भी जगह नहीं चाहिए। टू वेजेस 13,000। अच्छा, इसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर लिखोगे तो वेजेस हाइफन देके लिख देना। मैंने डायरेक्ट टू वेजेस लिख दिया है तो अब हाइफन देके ऊपर और नहीं लिखा है मैंने टू डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर लिखोगे तो फिर टू वेजेस नहीं लिख के सिर्फ वेजेस ऐसे हाइफन देके लो। वेजेस के बाद सैलरीज, इसमें भी आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, तो पीएल में जाएगा सैलरीज। टू सैलरीज 10,000, इसमें भी जगह रखना है ना। अच्छा, फिर टेलीफोन पोस्टेज, ये इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, पीएल में ही लिखना है। लिखो टू टेलीफोन एंड पोस्टेज 1,000। टेलीफोन एंड पोस्टेज 1,000। रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर 350। टू repairs to office furniture 350। अच्छा, फिर बोला है परचेज 85,000। कहाँ लिखोगे, मैन्युफैक्चरिंग में जाके यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के नीचे परचेज, ठीक है, 85,000। अच्छा, परचेज के बाद है प्लांट एंड मशीनरी 70,000। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। $70,000। फिर देखो बोला है रेंट। अब याद आ रहा है एक यहाँ पर था ना कि ऑफिस का जगह 1/4 है, तो फिर रेंट का खर्चा वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। जितना जितना जो जगह ऑक्युपाइड है रेंट का खर्चा वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये तो मैं टोटल रेंट दिया है, तो ऑफिस मतलब पीएल में रेंट कितना आ जाएगा, 1/4, और बाकी 3/4 कहाँ जाएगा, इसका मतलब फैक्ट्री लगा हुआ है तो मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो टोटल रेंट कितना है 6,000, उसका 3/4 कहाँ देंगे, मैन्युफैक्चरिंग। तो दो, हाँ, टू 3/4, अच्छा हाँ, तो 4,500, और उसमें हो जाएगा शायद 1,500 ना, क्या माने मैन्युफैक्चरिंग टा 4,500। और इधर लिखेंगे टू रेंट 1/4 ऑफ 6,000, 1,500। ठीक है। अच्छा, रेंट के बाद देखो लाइटिंग, लाइटिंग का भी वैसे ही करना था, है ना। टू लाइटिंग पीएल में कुछ जाएगा, कुछ जो है इसमें कितना कितना बोला था एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर बोला था 2/3 फैक्ट्री में 1/3 ऑफिस में, तो 1/3 ऑफिस में लाइटिंग है 1,350, तो 1/3 ऑफ 1,350 450। अच्छा, और बाकी बचा कितना फिर 2/3, ये कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। टू लाइट
2/3 into 1350 900। अच्छा, फिर जनरल एक्सपेंस 1500, ये कहाँ जाएगा? पीएल। इसका तो कुछ मतलब एपोर्शन या डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बोला है, जिसमें बोला है वो हम लोगों ने कर लिया। जनरल एक्सपेंस 1500, जनरल एक्सपेंस 1500। अच्छा, अब देखो बोल रहा है सन्ड्री क्रेडिटर, तो लिखो बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर, और उसके जस्ट बाद बिल्स पेबल भी है। सन्ड्री क्रेडिटर, उसके नीचे लिख दो बिल्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर है 15,000, बिल्स पेबल 7,500। 7,500। अच्छा, सेल ऑफ स्क्रैप किधर लिखोगे? मैन्युफैक्चरिंग लिखो, बाई सेल ऑफ स्क्रैप, बाई सेल ऑफ स्क्रैप 2,500। अच्छा, फिर है कमीशन रिसीप्ट 450, कहाँ लिखेंगे? पीएल में। कमीशन रिसीप्ट बाई कमीशन रिसीप्ट 350, सॉरी 450, 450 कमीशन रिसिप्ट। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है, न्यू जो क्रिएट होगा उसके साथ। तो पहले यहाँ पर लिख लेते टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड, मतलब पहले से कितना बना हुआ है? पहले से बना हुआ है 1650। न्यू कितना बनाएंगे वो चेक करेंगे, ठीक है, फिर एडजस्ट हो जाए। अच्छा, फिर है कैपिटल अकाउंट 1 लाख, कैपिटल 1 लाख। अच्छा, सेल्स 167,200 किधर लिखोगे? ट्रेडिंग में। 1,67,200। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड, बिल्स पेबल के नीचे लिख बैंक ओवरड्राफ्ट 8,500। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का जितना डेटा था वो तो लिख लिया। अब इधर आओ, देखो क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक जो जहां जाएगा वहां लिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में क्या जाएगा? रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स, तो लिखो मैन्युफैक्चरिंग में बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, इधर क्या लिखते हैं? WIP। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स है 7,800, और रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स हम लोग क्योंकि इधर लिख के लेस करते हैं, इधर भी लिख सकते हो बाई साइड, बट उसमें कंज्यूम नहीं निकल के आएगा ना, तो इसीलिए इधर लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 16,200। अच्छा, और किस चीज का क्लोजिंग स्टॉक है? फिनिश्ड गुड्स का 18,100, वो कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग में लिखो, 18,100 ट्रेडिंग में लिखना है, बाई क्लोजिंग स्टॉक 18,100, और ये तीनों का तीनों क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, WIP का, और फिनिश्ड गुड्स का। तो रॉ मटेरियल का कितना है? 16,200,
WIP का कितना है 7,800 और तो लिखे देना WIP 7,800 18,100। फिर बोल रहे सैलरी और वेजेस का ये देखो आउटस्टैंडिंग, तो पहले बैलेंस शीट खुला है तो वही लिख देते आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग वेजेस 900 और 2,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी है 900 और वेजेस है 2,000। ठीक देखा मैंने 900 सैलरी, हाँ वेजेस 2,000। अब ये दोनों एक बार एक PL में जाएगा, एक एडजस्ट होने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। तो सैलरी के नीचे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 900, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 900 और वेजेस के यहाँ पर ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000। ठीक है, दो जगह पे एडजस्ट हो गया बैलेंस शीट में, और जो मैन्युफैक्चरिंग में गया वो मैन्युफैक्चरिंग में, और जो ट्रेडिंग में गया सॉरी PL में गया वो PL में। अच्छा, इसके बाद मशीन को डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो मशीन का डेप्रिशिएशन करो 10%, लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%, कितना हो जाएगा 7,000। अच्छा, ये कहां पर लिखोगे PL टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 7,000, टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 7,000। अच्छा, फिर यहाँ पर हम लोग को फर्नीचर में भी बोला है, मैंने फर्नीचर तो लिखा ही नहीं, ऑफिस फर्नीचर कितने का लिखी, ऑफिस फर्नीचर 10,000। अच्छा, वो लिखा नहीं है मैंने, अभी लिख लेते। ऑफिस फर्नीचर एसेट में लिख लो, मैंने वो लिखा नहीं, छूट गया शायद मेरे से। ऑफिस फर्नीचर 10,000, इस पे लगाएंगे डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 7.5, मतलब 7.5% लिख सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक देखा तो हाँ 7.5। ये 71/2 नहीं है, ठीक है, ये 7/1/2 है, तो कितना होता है 75 750। टू डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 750, टू डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 750, टू डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 750। ये भी दो जगह पे पुट हो गया। अच्छा, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1% ऑफ सेल बनाना है, तो सेल कितना है 67,200, इसका 1% लेस कर 1672। देखो ये सेल के ऊपर करने बोला है तो इसलिए सेल के ऊपर किया है, तो 1672 ये कहाँ एडजस्ट करेंगे PL में। तो न्यू कितना बनाना है 1672, पहले से कितना बना हुआ है 1650, तो अभी और कितना बनाना पड़ेगा 22, बस वो 22 ही PL में लिखना पड़ेगा 22। अच्छा, इसके बाद ये रेंट को डिवाइड कर लिया हम लोगों ने, लाइट चार्जेस को डिवाइड कर लिया हम लोगों ने, बस और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्लोज होगा हम लोग का, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम को बंद करो, कितना आ रहा है देखो 91,300, वेजेस का हो जाएगा 15,000। अच्छा अच्छा, एक चीज गलत हो गया, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इधर नहीं आएगा ना, किधर आना चाहिए, हाँ प्लांट, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है प्लांट मशीनरी तो फैक्ट्री में है ना, तो फिर डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आना चाहिए
इसमें नहीं लिख सकते। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये इधर आएगा, उधर से हटा दो। मतलब तुम लोग को तो काटना पड़ेगा, हम तो हटा देंगे, कारण मैन्युफैक्चरिंग तो। हाँ। और ऑफिस फर्नीचर का इधर ही रहेगा, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर वो कितना आया था, मैंने वो ऊपर लिख 7। अच्छा, ये यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, रिपेयर्स टू प्लांट वो भी गलत हो गया, देखो हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, मतलब मुझे देना चाहिए था, मैंने नहीं दिया। रिपेयर्स टू प्लांट था ना एक, नहीं एक प्लांट भी था, वो लिखा नहीं है शायद, छूट गया, देखते हैं। रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, ये देखो रिपेयर्स टू प्लांट, ये छूट गया, 1100 छूट गया। अच्छा हुआ, नहीं तो भी काटना पड़ता। ये कहाँ लिखना चाहिए, मैन्युफैक्चर। रिपेयर्स टू प्लांट 1100, ठीक है। जब भी फैक्ट्री रहेगा, फैक्ट्री का सारा आइटम हमें इधर ही देना होगा। हाँ, अब टोटल लगाओ कितना होगा, और कुछ नहीं। 1,29,300, 1,29,300 माइनस इधर कर दो, 1,19,000। इसको क्या लिखना पड़ेगा, बाई ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब इसको देखो, ये ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग इस क्वेश्चन मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में पहले भरे हैं। পারচিস কেন লিখবো আমরা, তো কিনিনি, নিজেরাই তো বানিয়েছি, আমরা কি লিখবো। टू ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। 1,19,000, देखो हम लोग के पास पहले से 15,500 का गुड्स पड़ा हुआ था, जो हम लोगों ने नहीं बेचा, मतलब नहीं बिका है अभी तक। और इस साल हम लोगों ने जो फिनिश गुड्स बनाए उसको भी इधर ट्रांसफर कर लिया। 1,19,000 बेचा कितना, 1,67,200, 18,100 पड़ा हुआ है। अब देखो प्रॉफिट है कि लॉस, तो ये टोटल कर 1,85,000, 85,300। और तो फिर प्रॉफिट आ रहा है ना, 50,800। अच्छा, अब पीएल में ब्रॉट डाउन कर, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 50,800। अच्छा, अब इधर का क्लोज करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी किया नहीं। सैलरी का टोटल हो जाएगा 10,900। अच्छा, बाकी इधर सब बना हुआ है, ठीक है। बस ये टोटल लगाओ, पी और 51,250, ठीक है। 34,778, 34,778 ये आ गया नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल 34,778 ऐड कर दो, 34,778 1,34,778। अच्छा, ये 70,000 से 7,000 लेस हो जाने पे 63,000, और ये वाला 9,250, ठीक है। और इधर का 22,328। अच्छा, बस अब टोटल करो,
हाँ 1,67,678 इधर भी आ रहा है। अच्छा इधर कैश भी नहीं लिखा शायद, कैश रहेगा, कैशটা কোথায় ছিল দেখতে পেলাম না। ओ ये रहा कैश 17,000। छूट कैसे गया ये, दो तीन चीज पता है। पेज शायद ज्यादा स्क्रॉल हो गया लग रहा है, लगा था दो तीन आइटम छूट गए। অ্যাসেট সাইডে বেশি চলে আসছে 63,000, 63,9,250, 22,328, 15,000, 16,200, 18,100, 700, नहीं ठीक ही है देख। 1,68,678 यही आना चाहिए। बोलो समझ में आया। यस मैम। इसमें इसके बाद तो देखो ये मतलब इलास्ट्रेशंस जो दिख रहा हम लोग का हो गया। हाँ इसमें नहीं, इसके बाद तीन क्वेश्चंस है जो कि करने में हमें टाइम लगेगा। ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं।